Okay, let's start, guys. Oh, where is my solution? ठीक है, स्टार्ट करें। प्राइस से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है। प्राइस में क्या है कि व्हाट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है, कोई भी अभी अभी देखो, अब पहले के टाइम में ऐसे बार्टर सिस्टम या ये सारी चीजें होती थी, बट अब नहीं होती हैं। अब हमें कोई भी चीज परचेज करने के लिए हमें वो देना होता है, प्राइस कंसिडरेशन देना होता है ना। मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, की जरूरी है। आपको मॉनेटरी ही पे करना होगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड्स रेफर्स टू द स्टेट और कंडीशन ऑफ, मतलब क्या किस स्टेट में है वो। मतलब कि अब कोई सामान है जो पानी से खराब हो सकता है, तो ऐसी जगह ना रखा हो जहां उस पे पानी वानी जा रहा हो, है ना। तो उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वही बोल रहा है, रेफर्स टू स्टेट एंड कंडीशन ऑफ गुड्स। ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्रीमेंट वेयर द सेलर ट्रांसफर और ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। मतलब क्या है सेल। सेल क्या होता है कि हम, जैसे अभी आप आए कुछ सामान खरीदने एंड मैंने आपको सेल कर दिया क्योंकि मेरे पास उसके राइट्स थे, हमने ऊपर पढ़ा था ना। जिसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके पास पोसेशन होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, वो हमारा सेल कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट और सेल में क्या होता है ना, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा। अभी हम वो गुड्स एग्जिस्टेंस में भी पॉसिबल है कि वो है ही नहीं, हम फ्यूचर में उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ठीक है। उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, ये मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ एग्रीमेंट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर किस में होगा, वो उसमें एग्रीमेंट टू सेल में, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। प्राइस पे करना होगा ऑब्वियसली, है ना। इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। मतलब एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, कोई कंडीशन नहीं है, आप पाए परचेज करके लेके चले गए। कंडीशनल मतलब कि कुछ कंडीशन अटैच कर दी कि भाई तुम कोई काम दे दिया कि आप वो पहले पूरा करोगे तो आप ये ले जा सकते हो, ठीक है, वैसा। मतलब जैसे मान लो कस्टम, जैसे अदर स्टेट से, अदर कंट्री से मंगाते हैं, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, वो कंप्लीट करने के बाद आप उसका कस्टम से वो ले सकते हो, उसका क्लियरेंस ले सकते हो ना, तो वो ठीक है। देन अभी अब देखो सेल क्या होता है, एग्रीमेंट जो सेल में डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है। सेल क्या होता है, मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली, मतलब तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। बायर बाइंग अ बुक फ्रॉम द स्टोर इज एज टेकिंग इट टू होम। मतलब घर ले गए आप बुक, दुकान वाले के पास गए और आप बुक खरीद के लेके आ गए, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, ऑर्डरिंग अ कार दैट विल बी डिलीवर आफ्टर पेमेंट। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कुछ सामान खरीदने गए, या आप कुछ भी अभी दिवाली पे सामान खरीद के आए होगे, जैसे वॉशिंग मशीन या फ्रिज, एनीथिंग आपने कुछ परचेज किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि अभी हम ऑर्डर करके आ जाते हैं, लेकिन डिलीवरी वो जो वो लोग बाद में करवाते हैं, है ना। जैसे एयर कंडीशनर हो गया, वो उसको फिट करने के लिए आते हैं बाद में, है ना। तो वो सारी चीजें होती है कि मतलब बाद में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल व्हेन द टाइम इलैप्स और कंडीशन आर फुलफिल। मतलब टाइम इलैप्स हो गया, मतलब बोला था कि आपको मैं 2 दिन बाद दे दूंगा, तो 2 दिन बीत जाने के बाद वो अपने आप ही एग्रीमेंट टू सेल जो है वो हमारा सेल बन जाता है, ठीक है। एंड देखो उसके बाद क्या है, एसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। मतलब मैं थोड़ा फास्ट आई थिंक मैं बोल रही हूँ, मैं अपने आप ही फास्ट हो जाती हूँ।
देखो, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? दो पार्टीज होती है, ऑब्वियसली दो पार्टीज होंगे, एक परचेज करेगा एक सेल करेगा, है ना? बायर और सेलर द मस्ट बी डिफरेंट पर्सन होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना? गुड्स आर सब्जेक्ट, गुड्स एज सब्जेक्ट मैटर, ऐसा होता है ना, सब्जेक्ट मैटर जो जिसके लिए सारी चीजें हो रही हैं वो गुड्स, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है। ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, हमने पहले ऊपर पढ़ा था ना कि गुड्स आर द ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, तो वही है। ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, या तो एग्जिस्टिंग है जो हमने पढ़ा था उस दिन कि एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं जो अभी हैं आपके पास, फ्यूचर गुड्स जो बनेंगे, है ना? मूवेबल प्राइस अभी हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन मस्ट बी मनी थ्रू द पार्टली इन काइंड, और थ्रू इट कैन बी पार्टली काइंड में हो सकता है, लेकिन मनी का होना एसेंशियल है। मतलब ये छह चीजें जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं, मतलब जरूरी हैं ये सारी चीजें, मतलब दो पार्टीज का होना जरूरी है, गुड्स का होना जरूरी है एज अ सब्जेक्ट मैटर, प्राइस होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना जरूरी है, और अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, नहीं है तो एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है ना? वैलिडिटी रिक्वायरमेंट मतलब इंक्लूड फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऐसे जब जोर जबरदस्ती से कोई आपको बोले कि ये खरीदना है आपको, तुम्हें ये सामान लेना पड़ेगा, ऐसे फ्री कंसेंट होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से ही खरीदना चाह रहे हो। लीगल कंसिडरेशन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लीगल कंसिडरेशन, ऐसे कुछ इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए, इलीगल चीजों का सेल परचेज नहीं होना चाहिए, तो वो वैलिडिटी में नहीं आएगा, आपका वैलिड नहीं होगा वो। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि मान लो कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, आप उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है? कॉम्पिटेंसी मतलब वैलिड वैलिड होने के लिए कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, ठीक है? देन वी हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है? अब ये सारा मैंने ना स्टडी मैट से ही लिया है, देखो एज इट इज, बस कट करके इसको यहाँ पे लगाया है मैंने। सी, इतने सारे हैं, तो आपको सारे याद नहीं करने, मैं पढ़ा देती हूँ सारे, बट आपको सारे याद नहीं करने, आपको इसमें से पांच याद करने हैं, ठीक है? पांच या छह, उससे ज्यादा मत याद करना, क्योंकि एग्जाम में आए भी तो 4-5 नंबर का आएगा, तो जितने मार्क्स का आएगा उतने पॉइंट्स लिख दोगे तो सफिशियंट है। और ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? आप लोग तो बोलोगे नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हो क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही है, क्या डिफरेंस है? चलो मैं करती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज पास टू द बायर इमीडिएटली, ये हमने पढ़ा था ना अभी, कि सेल के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल होता है हमारा, जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, प्रॉपर्टी जो है वो पास होती है बायर को फ्यूचर डेट पे, है ना? ये जो लिखा है फ्यूचर डेट पे हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसका? ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जो कंसिडरेशन है वो पेड हो चुका है, ठीक है? एग्जीक्यूटेड हो मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है? और ये होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी पढ़ोगे आप। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन जो है वो फ्यूचर डेट पे गुड्स आएंगे तभी हम पे करेंगे, तो एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर में होगा, ठीक है? एग्जीक्यूटरी है, ये क्या है? एग्जीक्यूटेड मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है? रेमेडी फॉर ब्रीच, रेमेडीज क्या है? अगर आपने ब्रीच कर दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट में, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या होगा ब्रीच? रेमेडी क्या होगी उसकी? सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी देयर इन टू द बायर, मतलब कि सेलर जो है वो, सेलर कैन स्यू बायर फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए सेलर जो है वो स्यू कर सकता है उसको, बायर को, क्योंकि ऑब्वियसली सेल के कंडीशन में क्या होता है, तुरंत गुड ट्रांसफर करो तुरंत पैसे लो, अगर उसने कुछ ब्रीच करा तो वो प्राइस दे सकता है ऑफ द गुड्स, बिकॉज द, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है टू द बायर, है ना? लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो एग्री पार्टी कैन स्यू फॉर द डैमेज ओनली, एंड मतलब डैमेज के लिए स्यू कर सकता है, क्योंकि गुड्स तो ट्रांसफर हुए नहीं है, ओनरशिप तो गई नहीं है हमारी, है ना? नॉट फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसको जो डैमेजेस हुए हैं उसमें, तो उसके लिए वो कर सकता है। डैमेज क्या हो सकता है कि मान लो कोई गुड्स मंगा रहे थे, आपने सामान मंगवा लिया और आप अब बना रहे थे, लेकिन बीच में उसने बोल दिया कि नहीं चाहिए मुझे, तो आप उसमें जो आपका वो लगा, खर्चा लगा या कुछ भी डैमेज हुआ, उसके लिए आप ले सकते हो, ठीक है? अनलेस द प्राइस इज पेबल एट द स्टेटेड डेट, मतलब प्राइस अगर दे दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस द प्राइस वॉज पेबल, मतलब पेबल है उसका स्टेटेड डेट, तो प्राइस ले सकता है वो, मतलब कि बोला था कि इस डेट को मैं तुम्हें प्राइस दे दूंगा और उस दिन वो नहीं देता है तो वो प्राइस भी ले सकता है उससे। गॉट इट?
देन वी हैव लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टी जो सेलर है एंड द बायर है, दोनों की लाइबिलिटीज क्या है। तो सब्सिक्वेंट लॉस हो जाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है गुड्स का, तो लाइबिलिटी जो है वो बायर की होगी, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है हमारी, है ना। मतलब देखो लाइबिलिटी बोल रहे हैं कि किसकी लाइबिलिटी होगी, अगर कुछ होता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ बाद में हो जाता है, तो किसकी लाइबिलिटी होगी। ऑब्वियसली ओनरशिप, देखो मेन कंसर्न क्या है, ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जिसके पास ओनरशिप उसकी लाइबिलिटी, है ना। तो ये बोल रहा है सब्सिक्वेंट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ बायर, क्योंकि बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इसमें तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो सेलर की लाइबिलिटी होगी, ठीक है। देन वी हैव बर्डन ऑफ रिस्क ऑब्वियसली ओनरशिप, देखो मैंने कहा हर चीज ओनरशिप से लिंक है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो हमारा रिस्क उसका रिवॉर्ड उसका। तो क्या होता है, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट द बायर इज सिंस रिस्क फॉलोड ओनरशिप, रिस्क जो है वो ओनरशिप को फॉलो करता है, जिसके पास ओनरशिप होगी रिस्क उसका हो जाता है। इसमें तो रिस्क ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो किसका रिस्क होगा, सेलर का। गॉट इट। नेचर ऑफ राइट्स, राइट्स किसके पास इसमें होते, क्रिएट जेस इन ड्रम मीन्स क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, जेस इन ड्रम, मतलब मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब अगर देखो बायर को अगर गुड्स ट्रांसफर हो गए, तो वो उसके गुड्स है, उसके अगेंस्ट वो किसी होल वर्ल्ड के अगेंस्ट उसका मतलब खुद का राइट है उसका। लेकिन क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम, पर्सोनम का मतलब क्या होता है, राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर, मतलब एक पार्टी के अगेंस्ट जो सेलर है उसका सिर्फ जो बायर जिसने एग्रीमेंट टू सेल किया था उसके अगेंस्ट राइट है, ठीक है। इसमें वो अब जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी उसके गुड्स है, वो किसी ने भी कुछ भी करा उस गुड्स पे, तो वो किसी पे भी वो कर सकता है केस या कुछ भी, अगर उस गुड्स को अगर किसी ने भी क्लेम करने की कोशिश करी या कुछ भी करा, तो होल वर्ल्ड के अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी ओनरशिप है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके पास जो सेलर है उसने का कॉन्ट्रैक्ट तो उससे है, एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट बायर से है, तो बायर अगर नहीं पे करता है तो वो उसके अगेंस्ट राइट है कि वो उसको केस कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है, वही है जस्ट इन पर्सनम। ये आप वर्ड याद रख लेना, जस्ट इन रम मतलब एक अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, एंड द जस्ट इन पर्सनम मतलब अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल, रीसेल करने का राइट, ऑब्वियसली ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तुम उसको बेचो खराब करो जो मर्जी करो, तो ऑब्वियसली जो बायर है वो कर सकता है, लेकिन सेलर नहीं कर सकता है। सेलर को ऑब्वियसली उसने ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी है, बायर कर सकता है, सेलर नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड, ऑब्वियसली सेलर नहीं रीसेल कर सकता। बायर सॉरी, इसमें क्या बोल रहे हैं, सेलर के उन्हें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है। अगर ये बोल रहा है कि सेलर मे सेल द गुड सिंस द ओनरशिप इज विद द सेलर, ऑब्वियसली ओनरशिप उसके पास है। मेन कंसर्न ही हमारा ओनरशिप का है, जिसके पास ओनरशिप मोस्टली चीजें वो इंसान कर पाएगा, ठीक है। सेल में तो सब चीजें कर पाएगा, अगर सेल होगी, इमीडिएट सेल हो गया, ओनरशिप गई, तो सब कुछ उसके ही राइट है, ठीक है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, मतलब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो आपका सेलर दिवालिया हो गया, उसके उसने तो ऑब्वियसली वो गुड्स तो देगा ना। ऑफिशियल असाइनी जो होगा, ऑफिशियल असाइनी क्या होता है, जब इंसॉल्वेंट होता है ना बंदा, तो उसका एक ऑफिशियल मतलब उसके बिहाफ पे एक बंदा अपॉइंट एक ऑफिशियल ऑफिशियल असाइन होता है उसको। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन आप पढ़ोगे, कोड है एक हमारा आईबीसी का, उसमें आप पढ़ोगे, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड है हमारा एक, उसमें पढ़ोगे आप। ऑफिशियल असाइनी एक बंदा अपॉइंट होता है, वो सारी चीजें मतलब सारी चीजें जो उसकी स्टेट में होती हैं उसकी वैल्यूएशन कराता है, फिर उसको सेल करता है सारी चीजों को। तो वो रिप्रेजेंट करता है, जो बंदा जो सेलर इंसॉल्वेंट है उसको वो बंदा रिप्रेजेंट करेगा, तो वही होता है ऑफिशियल असाइनी। विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट इट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो ऑफिशियल असाइनी है विल नॉट एबल टू टेक ओवर द गुड्स, गुड्स तो नहीं ले सकता ऑब्वियसली, क्योंकि इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। तो वो क्या कर सकता है, प्राइस रिकवर कर सकता है, प्राइस वो रिकवर बायर से कर सकता है अगर प्राइस नहीं आया तो, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ऑफिशियल असाइनी जो है विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स, कंट्रोल, अभी तो सेल हुआ नहीं, और गुड्स बेचने के लिए अगर हमें देना पड़ेगा तो क्या कर रहे हैं कि गुड्स को ही नहीं दे रहे, हम उसको बोल देंगे कि ये सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये गुड्स आप डिलीवर नहीं होंगे, हम इसको बेचेंगे मार्केट में, एंड देन वी रिकवर द प्राइस। तो वो सेल नहीं होगा, मतलब वो बायर को सेल नहीं करेंगे अगर चाहे तो, ऑफिशियल असाइन अगर चाहे तो उसको, अगर प्राइस मार्केट में ज्यादा अच्छा मिलेगा तो वो वहां सेल करेगा, ठीक है। बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, ठीक है। प्राइस रिकवरेबल नहीं होगा, मतलब क्या समझ रहे हो ये क्या कह रहा है कि ऑफिशियल असाइनी जो है कंट्रोल ओवर द गुड्स ले सकता है, बट प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, प्राइस रिकवरेबल नहीं हो।
एंड द सिंस इंसॉल्वेंसी, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? अगर उसका ऑफिशियल बायर मतलब जो खरीद रहा है तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होगी। बट इसमें क्या है, बोल रहा है कि ऑफिशियल असाइनी जो है वो कंट्रोल ले सकता है गुड्स पे, अपने गुड्स पे वो कंट्रोल ले सकता है। मतलब सेल हो गया, उसको ओनरशिप चली गई, लेकिन अब वो उस कंडीशन में नहीं ना कि प्राइस पे कर सके, है ना, ऑब्वियसली पैसे होते तो फिर तो वो पे कर ही देता। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स पे कंट्रोल ले लेगा। ये ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो इन दोनों में, कि इसमें इसमें तो वो पैसे लेगा, पैसे रिकवर करेगा, लेकिन इसमें वो गुड्स ले लेगा, बायर से गुड्स रिकवर कर लेगा। और इसमें एग्रीमेंट टू सेल में क्या करेगा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी जो है विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। ऑफिशियल असाइनी के पास कोई कंट्रोल गुड्स का नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ओनरशिप सेलर के पास है, तो हमारे पास तो गुड्स का कंट्रोल ही नहीं है। तो ऑफिशियल असाइनी जो है विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। मैं बार बार रिपीट करूँ कि एक बार थोड़ा सा आपके बैठ जाए ये चीजें, है ना। आपको ये पता है वो क्या होता है? आई थिंक हायर परचेज वो आगे आएगा, आई थिंक। हाँ यही है, देखो, हायर परचेज सेल एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज क्या होता है ना, जैसे हम रेंटेड कुछ चीजें लेते हैं, नहीं रेंटेड नहीं, जैसे आपका, जैसे हम कार परचेज करते हैं या बाइक परचेज करते हैं या कोई भी अदर चीजें परचेज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम इंस्टॉलमेंट बना देते हैं कि इतना इंस्टॉलमेंट है, देन लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तो तब आपकी ओनरशिप आएगी। उससे पहले अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक आपका जो भी आपने या तो कोलेट्रल रखा होगा वो उठा के ले जाएगी, या फिर जो सामान है आपका जो आपने इंस्टॉलमेंट बनाया होगा वो सामान ही उठा के ले जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कार, आपने कार परचेज किया, आपने इंस्टॉलमेंट में किसी में डिफॉल्ट किया, दो चार इंस्टॉलमेंट वो देखते हैं बैंक वाले, अगर आप फिर भी नहीं पे कर पाते हो तो वो कार उठा के लेके चले जाते हो। तो ये होता है हायर परचेज। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो तब आपके पास उसकी ओनरशिप आ जाती है, कि तब आप उसके ऑफिशियल मतलब माने जाते हो कि आप ओनर हो, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। इसमें टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली सेल में तो हमें पता है कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, हायरर अपॉन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारे पास ओनरशिप आती है, ठीक है। पोजीशन टू द पार्टी, इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टी, पोजीशन ऑफ बायर इज दैट ओनर ऑफ द गुड्स। मतलब बायर जो है उसके पास ओनरशिप होती है, ऑब्वियसली, है ना। सेल में तो होती है, हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी है कि बायर को इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है तो ओनर वो बायर बन जाता है, लेकिन इसमें हायरर एक होता है, हायरर एक होता है हायरी, मतलब हायरी तो इसमें नहीं हो, हाँ ठीक है। हायरर ऑफ दैट बेली होता है वो, मतलब क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ हायरर इज दैट ऑफ द बेली टिल द पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो हायर मतलब जो मान लो कोई सामान आप लेके आए, आपके पास तो आप बेली बन गए ना उसके, कि आपने उसके उसको रखा हुआ, उसकी देख रेख कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, वैसा। तो ये कह रहे हैं कि आप बेली की तरह ट्रीट होते हो जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाउंड टू पे द प्राइस। इसमें सेल में हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे रिमेनिंग द इंस्टॉलमेंट। मतलब अभी तक जितने इंस्टॉलमेंट थे वो पे करने के बाद आप टर्मिनेट कर दो, आपका वो सामान उठा के ले जाएगा, और वो मतलब आपका टर्मिनेट कर सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बर्डन ऑफ रिस्क किसका होगा अगर इंसॉल्वेंसी बायर की हो गई तो? Seller take the risk of any loss resulting from the insolvency of buyer. Seller take the risk of any loss resulting from the insolvency of buyer. हाँ मतलब रिस्क, लेकिन रिस्क तो अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क तो बायर का होना चाहिए ना। सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। मतलब देखो, सेलर जो है वो अगर मान लो प्राइस नहीं पे कर रहा, अब जो भी हेडेक है वो सेलर की है, बायर से को स्यू करना है, उससे प्राइस लेना है, कुछ भी करना है तो वो सेलर करेगा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं आई थिंक। वैसे तो रिस्क तो वैसे देखो, अगर देखा जाए तो अगर गुड्स बिक गए तो बायर का रिस्क है, बायर अगर उस गुड्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बायर का रिस्क है, लेकिन इसमें वो बोल रहा है कि सेलर कैन टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस। अगर कुछ लॉस होता है तो वो इंसॉल्वेंसी के केस में वो उसका होगा, सेलर का होगा। देख क्या बोल रहा है, द ओनर टेक नो सच रिस्क, ओनर जो है वो रिस्क नहीं लेता है। फॉर इफ द हायर फेल टू पे इंस्टॉलमेंट एंड द ओनर हैज अ राइट टू टेक इट बैक। मतलब इंसॉल्वेंट हो गया बायर तो अब वो क्या करेगा, मान लो कार कंपनी, आप इंसॉल्वेंट हो गया, आप आगे की कंडीशन में नहीं हो पे करने के, तो कंपनी क्या करेगी, अपना कार उठाएगी और लेके चली जाएगी, ठीक है। तो वो अपना ये करेंगे, वो रिस्क नहीं लेते हैं।
उनका कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ टाइटल इमीडिएटली हो जाता है। एंड इसमें ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है वो एक जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तब होता है। रीसेल में क्या है, अब रीसेल बायर बायर रीसेल कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना करते। सारे इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब ओनरशिप आएगी। ऑब्वियसली ओनरशिप आने के बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब तक आपके पास खुद के पास ओनरशिप ना हो, आप दूसरे को ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। आपके पास गुड टाइटल होना चाहिए, तभी आप किसी और को गुड टाइटल दे पाओगे, है ना। अब देखो सेल एंड बेलमेंट में, सेल की तो सारी चीजें हमने पढ़ ली है, इसमें ज्यादा नहीं है, तीन ही पॉइंट्स है। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर टू बायर, द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी का वो होता है स्पेशल, मतलब जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं वो जनरल प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने डिफरेंस आई थिंक ऊपर पढ़ा था जनरल और स्पेसिफिक में, स्पेशल प्रॉपर्टी में। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। सेल जो करते हैं वो जनरल प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफर होता है। और इसमें बेलमेंट में क्या होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोसेशन जो है हमारा, जो ओनली ट्रांसफर पोसेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर, बेलर टू बेली। बेलर पता है ना, बेलर जो गुड्स देता है, बेली जिसके पास गुड्स रहते हैं। बेलर मतलब मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। मतलब जैसे मान लो आप आपको एक आपके आपका गोडाउन है, तो आपने किसी को हायर किया बंदे को कि तू देख रेख कर उसकी, है ना। तो वो देख रेख करेगा, वो बंदा आपका बेली हो गया, है ना। बेली फॉर एनी ऑफ द रीजंस लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज, कैरेज का भी होता है। इफ सो द ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक गुड्स दी आपने तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जनरल सेल जो होता है वो जनरल प्रॉपर्टीज में आता है। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि सेलर ने गुड्स सेल किया बायर को, बायर से रिटर्न करना नॉट पॉसिबल क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है ना। लेकिन बेली को गुड्स रिटर्न करने पड़ते हैं क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स दिया गया है। वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो उसको रिटर्न करना होता है, ठीक है। बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर टू ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ विच बिलमेंट इज वाज मेड। मतलब कोई पर्पस से अगर दिया, मान लो कोई हमने कार दी अपनी सर्विस के लिए, देते हैं ना कार बाइक अपनी, दिया उसको, वो सर्विस कर दिया, तो वो हमने उसको बेली बेली किया ना, मतलब सुबह दे के आते हैं फिर शाम को लेके आते हैं। तो वो उसके पास हमने सेफ कस्टडी में रखा ना कि भाई तू उसको क्लीन कर दे एंड हम इसको शाम को ले जाएंगे, है ना। तो पर्पस कंप्लीट होने के बाद हम उसको ले आए, तो वो है। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द टर्म्स ऑफ मनी। कंसिडरेशन में भी ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस, ये आप आगे पढ़ोगे, ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस मतलब मतलब कैश और काइंड, ऐसे वो भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे अभी हम। अब देखो, अब छोटी छोटी चीजें हमारे पास, एक है ये, एक दो, बस खत्म। पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर सेशन वो हो जाएगा ना, हमारा एंड हो जाएगा, तो रिशेड्यूल करना पड़ जाएगा फिर थोड़ी देर के लिए। 51 हो गए। देखो, वर्क एंड लेबर, ओनली द डूइंग रेंडरिंग ऑफ सम वर्क जो है वो लेबर होता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर द वर्क एंड लेबर एंड नॉट फॉर सेल ऑफ गुड्स। मतलब कि हमने किसी को कोई सामान दिया, मान लो हमने ज्वेलरी हमें बनवानी, हम उसको, उसका कलर वो फेड हो जाता है, तो हम जो ज्वेलर्स होता है उसके पास ले जाते हैं उसको क्लीन करवाने के लिए, तो उसपे हम लेबर करवा रहे हैं, मतलब वर्क करवा रहे हैं, लेबर वर्क करवा रहे हैं ना। वो ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो। हायरिंग अ कारपेंटर टू बिल्ड अ चेयर फ्रॉम द वुड, पेंटिंग ऑफ पिक्चर, पिक्चर पेंट करना वो वर्क है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड इन द वेरियस वे। ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हो रही है, एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं है, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों पार्टी, एक ऑफर देगा एक की एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, इमीडिएटली पेमेंट होना चाहिए विद फ्यूचर डिलीवरी। प्लीज गाइड अपना मेरे को ना ग्रुप में एक बार रिव्यू भी देना कि मैंने कैसा पढ़ाया नहीं। इमीडिएटली डिलीवरी एंड पेमेंट होना चाहिए, डिलीवरी एंड पेमेंट ऑब्वियसली होना चाहिए। डिलीवरी एंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है। मतलब डिलीवरी और पेमेंट जो है वो इमीडिएटली भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, एक्जिस्टिंग गुड्स होता है, फ्यूचर गुड्स होता है। ये प्राइस पे करने को बोलेगा आई थिंक। सी
एग्जिस्टिंग गुड्स ओन अक्वायर और पोसेस्ड बाय द सेलर। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, ओनरशिप होनी चाहिए, अक्वायर खुद के पास होना चाहिए, पोसेशन होनी चाहिए। ये तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। फ्यूचर गुड्स जो है फ्यूचर डेट पे होगा। कंटिंजेंट क्या है, जिसका एक्विजिशन अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है, मतलब अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, मतलब अनसर्टेनिटी है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो होता है कंटिंजेंट गुड्स। मतलब अगर और या फिर कोई कंडीशन लगा दी कि अगर ऐसा हुआ, जैसे अगर बारिश हुई तो उसके बाद हम ये गुड्स आपको ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ कंडीशन अटैच कर दी। ठीक है। पेरिशिंग गुड्स क्या होता है, पेरिशिंग मतलब क्या होते हैं, जो खराब होने वाले होते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो सारी चीजें। इफ द गुड्स पेरिश बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट सेलर नॉलेज, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। मतलब क्या हो रहा है, गुड्स जो है वो पेरिश हो गए, मतलब खराब हो गए, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले, विदाउट द सेलर नॉलेज, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन बिफोर सेल, अगर गुड्स जो है आफ्टर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया बट बिफोर रिस्क ट्रांसफर, no longer answer to their description of agreement before the risk passed to buyer, the agreement is void। देखो पहले क्या बोल रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही आपका गुड्स जो है वो खराब हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना था उससे पहले ही गुड्स खराब हो गए, तो ऑब्वियसली सेलर को बोल रहा है कि सेलर को नहीं पता, तो ऑब्वियसली वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन गुड्स जो है वो एग्रीमेंट बन गया आपका उसके बाद, बट बिफोर रिस्क ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ, एग्रीमेंट बन गया लेकिन रिस्क ट्रांसफर तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमने एग्रीमेंट बनाया, हमने एक्चुअल ट्रांसफर नहीं किया, एक्चुअल ओनरशिप नहीं दी। दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट बिफोर, मतलब उसको डिस्क्रिप्शन नहीं देना था सेलर को पहले, बिफोर द रिस्क पास टू द बायर, तो ये भी एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा। फ्यूचर गुड्स में क्या है, स्पेसिफिक गुड्स पेरिस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, मतलब अब मान लो कोई स्पेसिफिक गुड बोला तो हमने कस्टमाइज करवाया था कोई गुड्स, वही पेरिश हो गए, वही खराब हो गए, तो हम उसको अब वो इम्पॉसिबल है उसको, आप वो गुड्स तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे ना, तो वॉइड हो जाएगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। ये वाला एग्जाम्पल आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस कैसे हम असर्टेन कर सकते हैं, मतलब प्राइस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना प्राइस होना चाहिए, या तो फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से ही प्राइस को फिक्स कर लो, या फिर डिटरमाइन बाय प्री एग्रीड मेथड, जो आपका पहले चल रहा था उसके हिसाब से, मतलब कि आप किसी वैल्यूएशन एक्सपर्ट को बुलाओगे, वो एग्री करेगा, वो जितना प्राइस बताएगा आप उस पर एग्री कर जाओगे, या फिर डिसाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब डिसाइड बाय जो भी कोर्स ऑफ डीलिंग आपका चलता था उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। ठीक है, मतलब ये तीन चीजें, या तो फिक्स कर लो कॉन्ट्रैक्ट में ही, या फिर थर्ड वैल्यूएशन करा लो उसकी, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग जो आपका चलता था उसके अकॉर्डिंग करवा लो। समझ आ रहा है ना। मैं थोड़ा फास्ट हूँ, आई नो आपको 2x पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट फास्ट। देखो एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन क्या होता है, इफ थर्ड पार्टी फेल टू फिक्स द प्राइस, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, मतलब इफ अगर थर्ड पार्टी जो है वो फेल हो जाती है फिक्स करने में प्राइस को, तो एग्रीमेंट टू सेल, मतलब मान लो थर्ड पार्टी को हमने बोला कि भाई तू कर दे, अब वो उसको आने ही नहीं दे रहा, वो उसको भगा दे रहा है, वो एक कोई मतलब बायर जो है वो उसको पहले मार कूट के भगा दे रहा है, तो एग्रीमेंट ही हमारा वॉइड हो जाएगा क्योंकि प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा। इफ पार्टी प्रिवेंट बाय डिफॉल्ट, आइदर पार्टी फिक्सिंग द प्राइस और पार्टीज डिफॉल्ट विल बी लाइबल फॉर द डैमेज। मतलब क्या बोल रहा है कि इफ पार्टी प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, मतलब ऐसा प्रिवेंट किया गया कि एक पार्टी जो है वो फिक्स कर रही है प्राइस को उसके साथ मिलके, एंड द पार्टी एट डिफॉल्ट विल लाइबल फॉर द डैमेज, मतलब लाइबल टू द डैमेज, मतलब जो डिफॉल्ट कर रही है, जो ऐसा कर रही है उसको डैमेज देना होगा अदर पार्टी को, जो डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, जिसका कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब आप फिक्स कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी से मिल गए जो वैल्यूएशन करने आ रहा था, उसको बोला कि भाई इतने प्राइस में कर दियो, आपको पता चल गया, तो आप उससे जो जो पार्टी नहीं है डिफॉल्ट, मतलब जिस जो डिफॉल्ट नहीं कर रही है वो उससे डैमेज रिकवर कर सकती है। ठीक है, इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड एट द रीजनेबल प्राइस मस्ट बी पेड, मतलब क्या बोल रहा है कि जो गुड्स है हमारे वो एक्सेप्टेड होने चाहिए और रीजनेबल प्राइस मस्ट बी पेड, ये होना चाहिए एग्रीमेंट, मतलब ये तीनों कंडीशंस है हमारी एग्रीमेंट टू सेल का वैल्यूएशन का। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो सेल का था कि फिक्स कर लो कॉन्ट्रैक्ट से, या प्री एग्रीड मेथड से कर लो, या कोर्स ऑफ जो भी आपका डीलिंग है उससे कर लो। ये वैल्यूएशन था किसका, एग्रीमेंट टू सेल का। या तो फिक्स कर लो, थर्ड पार्टी फेल हो गई फिक्स, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और अगर किसी को पता चल गया तो वो डैम मतलब जो पार्टी डिफॉल्ट करी है वो डैमेज पे करेगी, और गुड्स जो है वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, पी के पास हैविंग टू बाइक्स, दो बाइक्स हैं उसके पास, ही एग्री टू सेल द बोथ बाइक, ठीक है, एग्री टू सेल द बोथ बाइक्स टू द एस एट द प्राइस टू बी फिक्स बाय क्यू। क्यू मतलब पी जो है उसके पास दो बाइक है,
बोथ बाय टू एस, एस को प्राइस फॉर द फिक्स बाय क्यू, क्यू देखो पी सेल कर रहा है, एस परचेज कर रहा है, और क्यू जो है वो प्राइस फिक्स करेगा। ही डिलीवर द बाइक इमीडिएटली एंड क्यू रिफ्यूज टू फिक्स द प्राइस, क्यू जो है उसने मना कर दिया कि मैं प्राइस फिक्स नहीं कर रहा। एंड पी आस्क एस टू रिटर्न द बाइक ऑलरेडी डिलीवर, वाइल एस जो है वो क्लेम करता है डिलीवरी ऑफ सेकंड बाइक टू, बोलता है कि दोनों बाइक्स मुझे दे दो। मतलब क्या हुआ इसमें कि पी सेलर है, एस जो है वो बायर है, क्यू जो है वो हमारा जिस जो प्राइस फिक्स करेगा वो है, उसने मना कर दिया कि मैं प्राइस फिक्स नहीं कर रहा आफ्टर डिलीवरी, मतलब गुड्स चले गए उसके बाद बोल रहा है कि नहीं कर रहा। तो एस के और एस को उसने बोला भाई वो तो फिक्स नहीं कर रहा, तो तू मेरे बाइक रिटर्न कर दे। तो एस बोल रहा है नहीं नहीं, तू मुझे दोनों बाइक भेज। बोल रहा है एस रिटर्न द बाइक ऑलरेडी डिलीवर, वाइल एस क्लेम टू डिलीवर द सेकंड बाइक टू, वो कह रहे नहीं नहीं, मेरे को कैंसिल नहीं करना, मेरे को तू दूसरा बाइक भी भेज, मुझे नहीं पता। इन द गिवन इंस्टेंस बायर एस जो है पे करेगा रीजनेबल प्राइस टू पी, मतलब एस को डिलीवरी हो गई, तो वो जो भी रीजनेबल मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होगा वो पी को पे करेगा, क्योंकि बाइक ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। रिगार्ड्स द सेकंड बाइक द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड एज द थर्ड पार्टी क्यू फिक्स रिफ्यूज टू फिक्स द प्राइस। देखो जो दो बाइक थी उसमें से एक डिलीवरी हो चुकी थी, दूसरी की नहीं हुई थी, तो एक जो डिलीवरी हो चुकी है उसको मार्केट बेस प्राइस जो भी होगा उसके बेसिस पे प्राइस पे होगा पी को। लेकिन जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है वो अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जो प्राइस फिक्स करने वाला था क्यू, वो जो है वो प्राइस अब पेन वो रिफ्यूज कर दिया, तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो अवॉइडेबल है। अगर प्राइस अगर वो ट्रांसफर करेगा तो फिर मार्केट बेस पे उसको पे करेगा, और अगर नहीं करता तो वो नहीं बाइक को नहीं भेज के नहीं भेजेगा पी, अगर वो चाहे तो। ठीक है, अब इतना हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया गाइस। कल हो सके तो हम लोग रख लेंगे सेकेंड यूनिट, 12 बजे ही रख लेंगे, ठीक है। अभी ये सेशन खत्म होने वाला है आई थिंक कुछ सेकंड्स में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे प्लीज रिव्यू दे देना आप लोग प्लीज। मुझे आइडिया नहीं लगता है कि क्योंकि ऐसे लाइव वाला मैंने कभी किया नहीं है, मैंने यूट्यूब पे तो किया है बट वैसे नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग एक बार मुझे बता देना कैसा रहा आपको सेशन। एंड कल हम लोग 12 बजे सेकेंड यूनिट का रख लेंगे, जितना होगा थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, फिर बाद में परसों कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग, जब तक ये सेशन एंड नहीं हो रहा, होने ही वाला है कुछ सेकंड में आई थिंक, ठीक है। हम्म। हाउ टू स्टॉप दिस सेशन रिकॉर्डिंग, स्टॉप। अच्छा अभी टाइम रिमेनिंग है, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो आप लोग का ना थोड़ा सा क्या है कि अभी आप लोग जब भी लॉ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा ना थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करना आप लोग, मतलब खुद से ही, मतलब ऐसे ना बने कि नहीं फर्स्ट टाइम में देखो बिना देखे बिल्कुल ऐसे, वो तो है नहीं, हम लोग आइंस्टाइन तो है नहीं कि हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा कि थोड़ा बहुत आप लोग क्या करो कि खुद से मतलब देख, अगर हो सकता है तो जितना हो सके बिना देखे लिखने की कोशिश करो, नहीं हो पा रहा तो देख के कोशिश करो कि हाँ ये टर्म्स होना चाहिए, ये हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग जरूर ट्राई करना, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप लोग, एक मैंने वो भी शेयर किया था आप लोगों को, दोबारा मैं भेज दूंगी कि क्या क्या चीजें हैं लॉ में ना। देखो लिखना जितना आप लोग लेमन, मैंने एक टेस्ट चेक किया अभी, रीडिंग प्रैक्टिस चेक की थी, बड़ा लेमन लैंग्वेज लिखा हुआ था। आप नॉर्मल इंग्लिश लिख के आओगे ना कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपके एफर्ट्स उतने ही लगेंगे बट नंबर नहीं मिलेंगे, आई नो। पता है लॉ में क्या होता है, हमें याद हो जाता है बट ना हमें लिखने में जो उनको वो चाहिए ना, जो उनको कंटेंट चाहिए, वो चाहिए लॉ की लैंग्वेज, उनको बुकिश लैंग्वेज चाहिए थोड़ी सी। अब लेमन जो हम इंग्लिश लिखते हैं वो नहीं हो पाएगा, वो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी और क्या बता, देखो जो हम आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई चाहिए कि आपको कोई बताए डाउट, आप खुद से चेक कर लो कि इसमें क्या गलतियां हो रही हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है गाइज, हम लोग ये सेशन एंड करते हैं एंड